वीडियो में हम लोगों ने देखा था लिंकेज के बारे में। लिंकेज जो होता है ये टू टाइप का होता है, एक कंप्लीट लिंकेज और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज बहुत कम देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट लिंकेज का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो मैंने बात की लिंकेज की या सहलग्नता की, कल बात की थी लक्षणों की सम्मिलित वंशागति, कलेक्टिव इनहेरिटेंस, उसे हमने क्या कहा था, लिंकेज कहा था। लिंकेज दो तरह की है, एक कंप्लीट यानी कि पूर्ण सहलग्नता और पूर्ण सहलग्नता कम देखने में मिलती, कुछ लिमिटेड एग्जांपल है। इसका मतलब इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। रिकॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में जो पैकिटिन स्टेज होती है, और पैकिटिन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर, जहां पर बनते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो अगर कंप्लीट लिंकेज है तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन 0% हो जाएगा। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो कुछ परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो कुछ रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज उसके अंदर होगा। ध्यान रखिएगा, लिंकेज अगर लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन तो लिंकेज कम हो जाता है। अगर लिंकेज ज्यादा होगा, अगर सहलग्नता अधिक होगी तो क्या अधिक मिलेगा, पेरेंटल ट्रेट, जनक के गुण जो है वो अधिक पाए जाएंगे लिंकेज की कंडीशन में, और रिकॉम्बिनेशन के जो टाइप्स होंगे वो कम बनेंगे। ज्यादा लिंकेज है, मोर लिंकेज है, तो पेरेंटल ट्रेट भी ज्यादा है, और पेरेंटल ट्रेट ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन टाइप कम बनेंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ लिंकेज ग्रुप की। क्या होते हैं लिंकेज ग्रुप या सहलग्न समूह? तो सहलग्न समूह की मैं बात कर रही हूँ तो ये होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र की अगुणित संख्या को ही क्या कहा जाता है, सहलग्न समूह। जैसे हम बात करते हैं पी की, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी पर, पाइसम सटाइवम पर। तो पाइसम सटाइवम में आपको मालूम है 2n नंबर होते हैं, 14 n नंबर होते हैं 7। तो मटर में क्या कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, तो मटर में कितने सहलग्न समूह होंगे, तो ये होंगे 7। सिंपल। एक एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पर, किसने किया था, मॉर्गन ने किया था फ्रूट फ्लाई पर, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर। इसमें डिप्लॉइड नंबर कितना होता है 8, हैप्लॉइड नंबर कितना होता है 4, लिंकेज ग्रुप कितना होगा ड्रोसोफिला में 4। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन को देखिएगा हम। हेक्साप्लॉइड व्हीट, हेक्साप्लॉइड व्हीट के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं 42। तो उसमें कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, क्योंकि ये हेक्साप्लॉइड है इसलिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू क्या है इसके अंदर 6। ठीक है, तो हैप्लॉइड नंबर जो है इसका n की वैल्यू, सॉरी हेक्साप्लॉइड है तो n की वैल्यू क्या आ गई 6, 7 इसकी वैल्यू आ गई है, 7 इसकी वैल्यू आ गई है। तो कितने इसके अंदर लिंकेज ग्रुप होंगे, हैप्लॉइड नंबर क्या आ गया इसके अंदर 7। हेक्साप्लॉइड व्हीट है और हेक्साप्लॉइड है इसलिए n की वैल्यू क्या आ गई 7। और इसके बाद में इसमें कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, सोचिए तो आप कितने होंगे लिंकेज ग्रुप इसके अंदर, तो इसके अंदर लिंकेज ग्रुप होंगे 7। ऑप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का, स्वतंत्र अपव्ययन के नियम का। सेक्स लिंकेज पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को और जो अभी तक हमने पढ़ा है उस टर्म्स को और भी समझ लेते हैं। मल्टीपल एलील यानी कि बहुयुग्म विकल्पी, पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जब मैंने आपको एलील के बारे में बताया था तब आपको मैंने बताया था बहुयुग्म विकल्पी या मल्टीपल एलील।
जनरली एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2 एलील्स होते हैं, पर अगर 2 से ज्यादा एलील हो तो उसे कहा जाता है मल्टीपल एलील या बहुयुग्म विकल्पी। एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स ऑफ ए जीन, एक ही जीन के 2 से ज्यादा एलील का पाया जाना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप एनसीईआरटी में कोडोमिनेंस में भी दे रखा है। वैसे हम कोडोमिनेंस से किसको पढ़ते हैं? एबी ब्लड ग्रुप को पढ़ते हैं। और एबीओ किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इसको कंट्रोल करने वाला एक सिंगल जीन होता है। कौन सा जीन होता है? यहाँ पर देखिएगा इस सिस्टम को, मल्टीपल एलिलिज्म को, इसको कंट्रोल करने वाला जीन होता है आई जीन। आई जीन के कितने एलील होते हैं? 3, आई ए, बी, आई नॉट या ओ, सॉरी आई ओ। ए और बी ये दोनों कैसे एलील होते हैं? ये दोनों होते हैं डोमिनेंट, और ये होता है रिसेसिव एलील। ए बी जो है ये दोनों कैसे होते हैं? डोमिनेंट होते, तभी आपने कोडोमिनेंस में देखा था। और ये कैसा होता है? रिसेसिव होता है। ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप मैंने आपको बताए थे। ब्लड ग्रुप के कितने फिनोटाइप होते हैं? अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप कितने होते हैं? इसके 4 फिनोटाइप होते हैं। और हम आगे बात करेंगे इसके जीनोटाइप की। ब्लड ग्रुप के फिनोटाइप आप देखते हो ए बी, ए बी और ओ। कितने फिनोटाइप होते हैं ब्लड ग्रुप की? 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, सार्वत्रिक दाता है, सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी जो होता है वो सार्वत्रिक ग्राही होता है, सबसे ब्लड ले सकता है। अब जीनोटाइप की हम बात करते हैं, तो इसका जीनोटाइप अगर दोनों है तो जीनोटाइप क्या होगा? मतलब जीनोटाइप ए है, फिनोटाइप ए होगा ही। और रिसेसिव होता है, इस कंडीशन में भी फिनोटाइप क्या आएगा बेटा? ए। बी के फिनोटाइप कितने हैं? फिनोटाइप बी है और इसके जीनोटाइप कितने हैं? 2। ए बी में फादर से या मदर से ए, एक पेरेंट से ए, एक से बी, जीनोटाइप ए बी। और ओ जो है रिसेसिव कैरेक्टर है, हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर होता है। तो ब्लड ग्रुप के आप देख रहे हो कि जीनोटाइप कितने हो गए ब्लड ग्रुप के? 6। और फिनोटाइप कितने हो गए? 4। याद रखिएगा, यदि किसी एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी ओ नहीं होता है। यदि बच्चा ब्लड ग्रुप ओ का है तो कौन से पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं? किस ब्लड ग्रुप के पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं? तो किसके नहीं हो सकते हैं? ए बी के पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं। यदि मदर और फादर का ब्लड ग्रुप एक का ए है और एक का बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है कि इधर से ए आ गया, इधर से ओ वाला हो गया, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए। बच्चे का ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है क्योंकि एक पेरेंट से मिल गया बी और इधर से आ गया ओ, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? बी हो सकता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है। और बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर दोनों का रिसेसिव आ गया है एलील तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में भी कराए हैं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की अप्रोच बताइए कि आप सबसे पहले उसका जीनोटाइप लिखिए और जीनोटाइप करते हैं आप उसको क्रॉस कराने का अगर क्वेश्चन है तो क्रॉस भी कराकर देख लीजिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर ब्लड ग्रुप की बात की मैंने, मल्टीपल एलील की बात करी है। अब हम देखते हैं प्लियोट्रॉफिक जीन, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुप्रभावी जीन। कैसा जीन होता है? नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर एक ही जीन कई सारे लक्षणों को प्रभावित करता है तो उस जीन को हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉफिक जीन, बहुप्रभावी जीन या प्लियोट्रॉफिक जीन। तो इसके अंदर एक ही जीन है और जैसे पी प्लांट है तो कई सारे लक्षणों को वो इफेक्ट कर रहा है। जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉफिक जीन। पत्ती के कक्ष में धब्बे भी
देख रहा है, फली के रंग को भी इफेक्ट कर रहा है, फूल के रंग को भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित कर रहा है, ऐसे जीन को कहा जाता है बहुप्रभावी जीन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं। बहुजीनी नाम से क्लियर है कि इसमें जीन बहुत सारे हैं और लक्षण होता है कोई एक, मतलब कई सारे जीन किसको प्रभावित कर रहे हैं, केवल एक कैरेक्टर को या एक लक्षण को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, कैरेक्टर ओनली वन है और उसको कंट्रोल करने वाले जीन बहुत ज्यादा है, और जितने ज्यादा डोमिनेंट ट्रेट होगा कैरेक्टर उतना ही ज्यादा अपीयर होगा। इसके दो एग्जांपल आपको याद रखना है। ह्यूमन में स्किन का कलर, स्किन कलर इन ह्यूमंस, उसको कितने जीन कंट्रोल करते हैं, 3 जीन। कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, इसको कंट्रोल करने वाले जीन कितने होते हैं, 2 जीन। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको फिर से रिवाइज करा दिया है कि किस तरह से जो जेनेटिक्स के अंदर चीजें बीच में रह गई थी, हमने लिंकेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एक्सेप्शन के साथ में, तो मैं फिर से आ जाऊंगी लिंकेज वाले टॉपिक पर। ये चीजें जो है आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, साथ में आपको थोड़ा सा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और रेसिप्रोकल क्रॉस हमने पढ़ा था। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या हुआ था, एक सेट को मेंडल ने पहले मेल की तरह यूज किया था, एक को फीमेल की तरह सेट एक को। नेक्स्ट सेट में उसने क्या कर दिया कि सेट ए जो था उसको एज ए फीमेल प्लांट यूज किया और बी सेट को एज ए मेल प्लांट यूज किया, मतलब उसने उल्टा कर दिया। एक सेट में ए को मेल लिया, बी को फीमेल। मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पर इसको बता देती हूँ अच्छी तरह से कि क्या हुआ था रेसिप्रोकल क्रॉस में या व्युत्क्रम संकरण में क्या हुआ था। क्या हुआ था रेसिप्रोकल क्रॉस में, एक उससे लिया था सेट ए, सेट ए में जो मेल है इसको ले लिया था टॉल और जो फीमेल है इसको ले लिया था ड्वार्फ। नेक्स्ट क्रॉस में उसने क्या किया, सेट बी में क्या किया, फीमेल को ले लिया टॉल और मेल को ले लिया ड्वार्फ। इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि मेंडल ने जिन करेक्टर को स्टडी किए थे वो सारे न्यूक्लियर जीन थे, इसलिए रेसिप्रोकल क्रॉस में सेक्स को चेंज करके जो क्रॉस कराया जाता है उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, हिंदी में कहा जाता है व्युत्क्रम संकरण। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, व्युत्क्रम क्रॉस की या रेसिप्रोकल क्रॉस की। उल्टा कराकर जो क्रॉस कराया जा रहा है इस क्रॉस को हम क्या कह रहे हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। फिर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, कोशिका द्रव्य वंशागति की, जिसे भी खोजा था कॉरेंस ने। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, कौन सी जीन्स होती है, उसमें होती है साइटोजीन या प्लाज्मा जीन, और 2 मेन ऑर्गेनेल हमने पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कौन सी ऑर्गेनेल शो करती है, कोशिका द्रव्य वंशागति, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा है इनमें खुद का डीएनए होता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इनहेरिटेंस ऐसे लक्षणों की वंशागति जिसको कंट्रोल कौन करता है, साइटोजीन कंट्रोल करती है, प्लाज्मा जीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन इसे कंट्रोल करती है। तो द इनहेरिटेंस ऑफ दोज कैरेक्टर विच आर कंट्रोल्ड बाय साइटोजीन। और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आपको मेन 2 ऑर्गेनेल ध्यान रखनी है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। और इसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। इसे और क्या कहा जाता है, मात्रक वंशागति। कोशिका द्रव्य वंशागति को हम और क्या कहते हैं, मात्रक वंशागति कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा में लवक वंशागति, और एक एग्जाम्पल इसका रहता है मक्का में नरबंध्यता। और 2 ऑर्गेनेल आप मेनली याद रखेंगे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। 2 ऑर्गेनेल मेनली आपको याद रखनी है। इसके अंदर एक थ्योरी जो आपने पढ़ी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस,
वंशागति का गुणसूत्रवाद सिद्धांत किसने दिया था इसको? सटन और बॉवेरी ने क्या बताया था? इन्होंने जीन और क्रोमोसोम का कंपैरिजन किया था और ये बताया था, क्या नोटिस किया उन्होंने कि बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। तो उन्होंने क्या बताया था? क्रोमोसोम और जीन्स के अंदर क्या क्या समानता है। जैसे जीन जोड़ी में मिल रहे हैं, क्रोमोसोम भी किस में पाए जाते हैं? जोड़ी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो समानताएं हैं ये बताने वाला साइंटिस्ट था सटन और बॉवेरी। अब आपका टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, उसमें मैं आपको सेक्स लिंकेज के बारे में और बता देती हूँ और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है आप मैसेज कीजिएगा, तो वही टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। समझ लेते हैं। पढ़ रहे हैं सेक्स लिंकेज, लिंग सहलग्नता। लिंग सहलग्नता जो है सेक्स लिंक्ड ट्रेट, जीन कंट्रोलिंग सच ट्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। मतलब इनकी जीन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स और वाई। आपको मालूम है, मैंने आपको क्रोमोसोम में पढ़ाया था, मेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक्स और वाई। फीमेल में क्या होते हैं? एक्स एक्स। और एक टर्म जब स्टार्टिंग में मैं आपको समझाई थी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, तब एक टर्म और आती है हेमीजाइगस। तो ध्यान रखिएगा, मेल जो होता है वो हेमीजाइगस होता है सेक्स क्रोमोसोम के लिए, क्योंकि उसमें मेल में कैसा होता है पेयर? मेल में एक्स वाई होता है, मतलब एक्स का पेयर नहीं होता है मेल के अंदर। फीमेल में पेयर होता है, मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इसलिए मेल जो होता है ये सेक्स क्रोमोसोम के लिए कैसा होता है? हेमीजाइगस होता है। अब देखिएगा, दो ट्रेट इसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक्स लिंक्ड ट्रेट, एक्स सहलग्न लक्षण, और एक वाई लिंक्ड ट्रेट, वाई सहलग्न लक्षण। एक्स लिंक्ड ट्रेट के अंदर ये जो जीन होती है जो इस तरह के लक्षणों को कंट्रोल करती है, कौन से क्रोमोसोम पर होती है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होती है। और ये जो जीन होती है, ये जो इन लक्षण जो मैं आगे बताऊंगी उनको कंट्रोल करने वाली जीन कौन से क्रोमोसोम पर होती है? वाई क्रोमोसोम पर होती है। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखे हैं मैंने, हीमोफीलिया ऐसे रिप्रेजेंट किया है, और कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता जिसको सी से रिप्रेजेंट किया है। देखिएगा क्या होता है, मेल का जीनोटाइप क्या होता है? एक्स वाई। फीमेल का जीनोटाइप क्या होता है? एक्स एक्स। मेल का कैसा होता है? एक्स वाई, मतलब दोनों का पेयर नहीं है। तो पेयर नहीं, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये अकेला है बेचारा, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? हेमीजाइगस। मेल अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल कैसा होगा? नॉर्मल है। पर यदि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया की जीन है तो मेल अफेक्टेड। अगर एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है तो मेल अफेक्टेड होगा। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको कहा है आप जीनोटाइप बनाना अच्छी तरह से सीख जाइएगा। तो इस कंडीशन के अंदर मेल अफेक्टेड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज रहती है रिसेसिव कंडीशन के अंदर होती है, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस। फीमेल के लिए देखिए, फीमेल में एक्स एक्स कंडीशन क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। अगर फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया की जीन है तो, या कलर ब्लाइंडनेस की जीन है तो फीमेल नॉर्मल होगी, बट वो कैरियर होगी, वाहक होगी। अगर दोनों क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफीलिया की जीन है या दोनों क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन है तो फीमेल अफेक्टेड होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर एक के ऊपर हीमोफीलिया की जीन हो और एक पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन हो तो नॉर्मल, तो कंडीशन कैसी आएगी बेटा? नॉर्मल। कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर पूछ लिया जाता है या हीमोफीलिया पर पूछ लिया जाता है तो इस टाइप से आप लोगों को जीनोटाइप बताना है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर शो टू टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं टू टाइप की इनहेरिटेंस को शो करते हैं। एक देखिएगा, मदर में क्रोमोसोम कौन से हैं? एक्स एक्स। फादर में कौन से हैं? एक्स वाई। ठीक है बेटा, मदर में कौन से हैं? एक्स एक्स क्रोमोसोम। फादर में कौन से हैं? एक्स वाई क्रोमोसोम।
मदर का एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, जहां पर ये सन में मदर का एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ पर जा रहा है, सन के अंदर जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं ये कैसे गया है, फीमेल टू मेल, फीमेल टू मेल गया है। फादर का एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो कहाँ पर आ रहा है, डॉटर के अंदर आ रहा है। तो इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए क्या बन गया बेटा, क्रॉस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो कहाँ से मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल जा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस। सेकंड ये देखिए, फीमेल का जो एक और एक्स क्रोमोसोम है वो किस में जा रहा है, डॉटर में जा रहा है। तो ये फीमेल टू फीमेल जा रहा है, इसे हम कहते हैं नॉन क्रिस क्रॉस। इसमें देखिएगा फादर का है जो वाई क्रोमोसोम है ये सन में जा रहा है, तो मतलब मेल टू मेल जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दोनों तरह का दिखाता है, शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में फादर का एक्स क्रोमोसोम कहाँ पर गया है, डॉटर के अंदर, मींस मेल टू फीमेल गया है। मदर से एक्स क्रोमोसोम कहाँ गया है, सन के अंदर गया है, मतलब फीमेल टू मेल गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा लिंक्ड इनहेरिटेंस शोज बोथ, बोथ का मतलब ये क्रिस क्रॉस भी शो करेगा और साथ में नॉन क्रिस क्रॉस दोनों तरह का शो करेगा, दोनों तरह की इनहेरिटेंस को शो करेगा। और वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस ये ओनली वाई वाला सिर्फ किस में जाता है, मेल टू मेल में जा रहा है, तो ये ओनली क्या शो करेगा, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ध्यान रखिएगा, क्रिस क्रॉस में मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, और नॉन क्रिस क्रॉस में मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल।